अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में काफ़ी हलचल है और इस हलचल में आज जो ताज़ा इजाफा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, जहाँ पर नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई हैं और एक बड़ा अहम फैसला नैब तरामीम से मुतल्लिक सुना दिया गया जो कुछ दिन पहले महफूज किया गया था। इसके बाद न सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बल्कि 6 साबिक वज़राए आज़म के नैब केसेस बहाल हो गए हैं और ये कहा गया है इस हुक्म में कि जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज़ भी चल रही थी वो भी वहीं से शुरू होंगी जो तरामीम से पहले की सूरत हाल पर थीं। तो ये फैसला अब पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असरात छोड़ने जा रहा है, आने वाले चीफ जस्टिस के लिए क्या चैलेंजेस हैं, आने वाले सियासी मंजरनामे में हम क्या देख रहे हैं, कौन इन हो रहा है और कौन आउट हो रहा है, इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इन सब पर बात करने के लिए आज ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी बाखबर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मीर साहब, बातें तो आपसे काफ़ी सारी हमने पूछनी है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी और आपका तज्जिया भी, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर चूँकि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है, वहीं से ये खबर आई है, तो सबसे पहले इसी पर आपकी मैं राय जान लेती हूँ। सर, क्या आपको नज़र आ रहा है ये कितना बड़ा सरप्राइज़ दे गए जाते जाते बंदयाल साहब, और क्या इससे आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई इर्ताश पैदा हो रहा है, कोई तब्दीलियाँ आने वाली हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड फैसला था और सबको पता था कि इस 3 मेंबर बेंच में जो 2 जजेस हैं उनकी क्या सोच है और एक जज साहब जो हैं उनकी क्या सोच है। तो ये एक एक्सपेक्टेड फैसला था। जब बंदयाल साहब ने कहा था कि हम एक शॉर्ट और स्वीट फैसला देंगे, समझ आ गई थी कि वो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला क्या होगा। और उसके अलावा ये जो जजमेंट है इसके बारे में फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुसलसल 2 हफ्ते से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बंदयाल साहब जो हैं वो नैब की तरामीम को उड़ा देंगे, और वो फिर उसके बाद बहुत से दावे कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें आज देखें, जब से ये फैसला आया है और इस पे बातचीत हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, तो जो हेडलाइंस हैं उनमें मैं देख रहा हूँ कि एक बात बार बार कही जा रही है जी कि एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस बहाल हो गए हैं, डार साहब का भी बहाल हो गया है, फलां का भी बहाल हो गया, फलां का भी बहाल हो गया है। अब क्योंकि मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के नैब के इदारे को 1999 से देख रहा हूँ, 1999 से, तो मेरे तो सामने की बात है कि ये इदारा जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था और हर हुकूमत जो है वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती है, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करती है। इस इदारे के ज़रिए पार्टियां बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नैब जो है और इसके जो मौजूदा जो चेयरमैन है और इसकी जो मैनेजमेंट है ये नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी या शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी या डार साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगी, तो मेरा ख्याल है जो माजी का इस इदारे का रिकॉर्ड है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको अगर सामने रखा जाए तो मुझे नहीं कोई ऐसी बात लगती। ये जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन है ये उसके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा है। और इसीलिए मेरा साल हर साल से ये मौक़िफ़ है कि ये इदारा ख़त्म होना चाहिए। तो ये तो किसी ने ख़त्म नहीं किया, लेकिन आज बंदयाल साहब ने जो मुशर्रफ साहब के दौर का कानून है उसको बहाल कर दिया है। उनका ख्याल ये है कि शायद इससे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। लेकिन दरअसल उन्होंने उन फोर्सेस के हाथ मजबूत किए हैं जो फोर्सेस तहरीक इंसाफ को मज़ा चखाना चाहते हैं। तो उसका तो आज एतराफ़ भी कर लिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हलचल पैदा होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ ऑलरेडी बहुत से केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उन केसेस में कोई 13-14 केसेस का इजाफा हो जाएगा और अब नैब बड़ी आसानी के साथ इमरान खान साहब की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कहा था कि यार नैब और मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते, तो उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म भी थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है आज का, अपोजिशन तो इसको ये जो PDM वाले हैं ये तो इसको मुतनाज़ फैसला करार दे रहे हैं, तो ये रिव्यू में जाएंगे तो आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो और उनकी टीम इस हवाले से इसको किस तरह से देखेंगे?
देखें इमरान साहब, ये फैसला आने के बाद जो मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के साथ और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ, जो मेरी बात हुई है, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है, उसमें जो आपको देखें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, ये तो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है। तो निगरान हुकूमत के एक सीनियर मिनिस्टर के साथ भी मेरी बात हुई है। तो निगरान हुकूमत के वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी अक्सरियत का ये ख्याल है कि किसी रिव्यू पिटीशन को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदयाल साहब जाते जाते हमें एक तोहफा दे गए हैं, अब इस तोहफे को तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये एक राय है जो निगरान हुकूमत के वुज़रा जो नून लीग के बहुत करीब है और नून लीग के बहुत से रहनुमाओं की ये एक राय है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो वहाँ पे ज़रा लीगल माइंड ज़्यादा है, वो कहते हैं जी कि अगर हमने अगले इलेक्शन से पहले पहले इस कानून के खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन में ना गए तो कोई और प्राइवेट पार्टी जो है, कोई वकील चला जाएगा, तो हमें इसको चैलेंज जरूर करना चाहिए, रिव्यू में जरूर जाना चाहिए। और अगर 5 मेंबर बेंच बनता है या 7 मेंबर बेंच बनता है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल साहब मुझे कह रहे थे कि इस पे फुल बेंच भी बन सकता है, तो रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये बात कर रहे थे, कि ऐसी सूरत में तो जो नून लीग वालों को ये तवक्को है कि शायद अब नैब तरामीम ख़त्म होने से इमरान खान को बहुत नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा, तो उनको तो रिलीफ मिल जाएगा तहरीक इंसाफ वालों को। तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी ये जो है ना, एक कबायली जंग जो है, ये नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, ये उनकी कबायली जंग होगी। हमने इस तरह की बहुत सी कबायली जंगें भुगताई हुई हैं, अगर वो एक दूसरे की गर्दन काटना चाहते हैं तो काटते रहें। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये जो नैब का कानून है, ये एक डिक्टेटर ने बनाया था, इसका मकसद सियासी जमातों को कमज़ोर करना था, उनको तोड़ना था, और इसका मकसद जमहूरी इदारों को कमज़ोर करना था, इसलिए हम तो उसको चैलेंज ज़रूर करेंगे। तो इस पर मुझे ये लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक राय नहीं है, और लेकिन अगर नून लीग इसमें रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगी तो शायद पीपल्स पार्टी चले जाए। लेकिन मीर साहब, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो खासी गर्मा गर्म थी, और उन्होंने तो नून लीग का नाम लिए बगैर बड़ी सख्त बातें की हैं, और ये भी कहा है कि जी हमारी तादी के बारे में कहा जाता है कि पहले पाँव पड़ते हैं फिर गले पड़ते हैं, और इस तरह की बातें। और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से ये कोई सवाल नहीं पूछता कि उन्होंने कराची कितना वक्त गुजारा, हालांकि उस वक्त ये कहते थे, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और देखें इनके ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव आता है, इसलिए मेरे जैसे जो साफ़ी हैं वो इनके जो इख्तलाफात हैं, और जब ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो हम ज़रा मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि हम जब इनमें से किसी एक के साथ खड़े हो जाएं तो कुछ दिन के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है आपस में और हमारी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो ये मैं तो इनको देख रहा हूँ ना पिछले 25-30 साल से, कि ये एक दूसरे की पहले किरदार कुशी करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। मुझे तो वो ज़माना भी याद है ना, जब 1988 का जो इलेक्शन था, हम उस वक्त नए नए सहाफ़त में आए थे, तो इन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ किया था, और ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये इल्ज़ामबाजी और किरदार कुशी का कल्चर जो है, ये तहरीक इंसाफ ने मुतारुफ करवाया है। ये भूल गए हैं कि ये 1988 के इलेक्शन में और फिर 1990 के इलेक्शन में, तो ये आप थ्रू आउट देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा, और मरियम नवाज साहबा ने बिलावल के बारे में क्या कहा, और बिलावल ने मोदी का जो यार है गद्दार है ये नारा कहाँ कहाँ पे लगाया, और फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, तहरीकत में इस्तेमाल लिया ये इमरान खान के खिलाफ। अब ये दोबारा इलेक्शन आया, फिर एक दूसरे के खिलाफ यही बात सवाल अब मैं करना चाहते थे आमिर मीर साहब कि ये क्या टाइमिंग इलेक्शन की वजह से है, और आपको भी लग रहा है कि इलेक्शन वाकई आ रहा है, अब आ रहा है तो कब? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं साफ सी बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून और इस निगरान हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ये इलेक्शन जनवरी फरवरी तक भी ना हो, क्योंकि बज़ाहिर ये लोग मीडिया पे ये कहते हैं जी कि कोई मसला नहीं है, ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस
दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाएगा, तो फिर जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इलेक्शन हो जाएगा। ये इनकी स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो भागना चाहते हैं इलेक्शन से। और आप देख लें कि इनके जो स्पोक्स पर्सन है, या वो लफ्ज एक इस्तेमाल होता है भोंपू, भोंपू। इनके कुछ भोंपू जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो अगले साल मई तक भी इलेक्शन नहीं होगा, और कुछ भोंपू कहते हैं कि जी अगले साल अक्टूबर तक भी नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। मैंने 3-4 पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ के मैंने जाकर पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया है, लाहौर में, कराची में, पेशावर में और रावलपिंडी में। लेटेस्ट जो है वो मैंने रावलपिंडी में लोगों से बात की है। तो जो पब्लिक का जो मिजाज है ना, वो बुरा ना मनाइएगा इमरान साहब और आप सारे लोग। देखिए, हमें ये मानना चाहिए कि हम जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं वो मीडिया पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। बहुत सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पब्लिक कुछ और सोच रही है, आपको मीडिया पे कुछ और नजर आता है। अवाम की अक्सरियत जो है वो, मैं आज आपको दावत देता हूं कि आप किसी दिन ये स्टूडियो से निकले, मेरे साथ जरा आप लाहौर की अनारकली में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, आप पिंडी आ जाएं, मैं आपको राजा बाजार ले जाऊंगा, आप इस्लामाबाद आ जाएं, मैं आपको सुपरमार्केट में ले जाऊंगा, कराची कंपनी, पेशावर चले मेरे साथ, मैं आपको किस्सा खानी बाजार ले जाऊंगा, कोयटा चले मैं आपको सरियाब रोड पे ले जाऊं, कराची में मैं आपको तारक रोड पे ले जाऊं, कहीं पे चले जाएं और आप किसी चौक में खड़े हो गए, सड़क पे खड़े हो जाए, रैंडम लोगों से बात करनी शुरू कर दें, उनको पूछें, बताएं जी आप मसले का हल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, जो ये बेयकीनी है और इंस्टेबिलिटी, इसका हल क्या है। लोग कहेंगे जी जल्दी इलेक्शन करा दें, फौरी इलेक्शन करा दें। पब्लिक चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन ये जो हमारी एलीट है, जो डिसीजन मेकर्स है, वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा डिले नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कि पब्लिक चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते IMF के साथ जो 9 महीने की एक पैकेज डील की थी, तो मेरी बहुत जिम्मेदार जो बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सारी डील में इन्वॉल्व थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, और ये बात सुन के आपको हैरानगी होगी कि बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं जिन्होंने खामोशी से पाकिस्तान के बिहाफ पे जमानत दी हुई है कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये इलेक्शन जरूर करवा देंगे, तो उनके लोग भी पाकिस्तान आने शुरू हो गए हैं, खामोशी से उनके डेलीगेशन आने शुरू हो गए हैं। कुछ के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है, और वो सारे के सारे जो है वो कहते हैं जी कि अंग्रेजी में वो कहते हैं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू दैट द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months। तो ये किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते, ये फरवरी तक तो उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि फरवरी में अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। ये क्योंकि असेंबली जो है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसॉल्व किया है, तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक तक होना चाहिए। जो इलेक्शन आपने फरवरी में करवाना है वो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में भी करवा सकते हैं, जो डिलिमिटेशन आप दिसंबर में करने जा रहे हैं वो आप पहले भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन मीर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने डिसीजन मेकर्स की बात की, तो मेरी यहाँ लाहौर में बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मुलाकात हो रही थी, तो वो मैंने उनसे भी ये इलेक्शन ही, क्योंकि आजकल हर जगह पे टॉपिक होता है जैसे आपने फरमाया, तो मैंने उनसे ये इलेक्शन के बारे में पूछा, तो उनका भी जो बेशतर सीनियर लोग थे उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है डिसीजन मेकर्स पे वो बढ़ता जाएगा। अभी तो सिर्फ PTI अगर कर रही है या पीपल्स पार्टी अब शुरू हुई है कि वो भी इलेक्शन का मुतालबा करेगी, और उसके बाद दूसरी जमातें जो हैं वो भी प्रेशर बढ़ाएंगी, तो फिर ऐसे में डिसीजन मेकर्स क्या करेंगे? देखें, ये इमरान साहब जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो बड़ी डिफरेंट है। तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी जो है ना वो कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। अगर ये इलेक्शन जल्दी होना है तो ये तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं होना। बिल्कुल ठीक। इसमें असल चीज जो है वो ये है कि एक चीज जो है वो हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं उनको समझ आ रही है, लेकिन हमारे डिसीजन मेकर्स को वो बात समझ नहीं आ रही।
हमारे जो गैर मुल्की दोस्त हैं वो बाहर से बैठ के जब आप चीज को देखते हैं ना, बाहर से बैठ के या आप ऊपर से बैठ के देखते हैं कि ये नीचे क्या हो रहा है, तो आपको एक वाज़ेह पिक्चर नजर आती है। हमारे डिसीजन मेकर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और उनको वही नजर आता है जो सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में जो हो रहा है ना, वो समझते हैं यही पाकिस्तान है। उनको वो नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान के आसपास जो हो रहा है। अब ये जो बिजली के बिलों पे जो खौफनाक तहरीक चली है आजाद कश्मीर के गली और बाजारों में, वो तो मीडिया पे दिखाई नहीं की, जो रावला कोर्ट से शुरू हुई और पलंदरी में इतना बड़ा जलसा निकला लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ। तो आजाद कश्मीर के लोग जो है वो बगावत पे उतर आए हैं। तो अगर वहां के लोग बगावत पे उतर आए हैं तो ये सूरत जो है अगर पाकिस्तान तक पहुंच गई तो क्या होगा। तो जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं उनको ये नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ना, इसमें इसके फेडरेशन को एक रखने की वाहिद जमानत इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर इलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। अदरवाइज उनका ये ख्याल है कि यहाँ पे अगर एनार्की फैल गई, इंस्टेबिलिटी फैल गई, तो उसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उठाएंगी और वो कोशिश ये करेंगे कि जो हालात अफगानिस्तान में हो गए हैं वो पाकिस्तान में हो जाए। तो जो वेस्टर्न आपके दोस्त हैं ना, जो बाहर के दोस्त हैं आपके, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि यहाँ पे एनार्की ना फैले, इंस्टेबिलिटी ना फैले, और उसका वाहिद रास्ता जो है वो उनको नजर आ रहा है कि आइन के मुताबिक जल्दी इलेक्शन हो जाए। और इसीलिए इन्होंने जो IMF के साथ जो डील थी उसमें भी ये एक गैर एलानिया तौर पे उन्होंने ये एक शर्त शामिल करवाई थी कि आप इलेक्शन जल्दी कराएंगे। तो ये इलेक्शन से हमारे डिसीजन मेकर्स भागना चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में फरवरी से आगे नहीं भाग सकते। एक और नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि जनाब अगर इलेक्शन का कोई मुतालबा कर रहा है तो ये जो इस वक्त क्रैकडाउन हम देख रहे हैं कि स्मगलर्स के ऊपर, डॉलर माफिया के ऊपर, और ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर भी बात हो रही है कि जी ये सब तो मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। पहली दफ़ा माफियाज के ऊपर हाथ पड़ा है और ऐसे में अब आप फिर कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर सारा कुछ ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं आगे वाली हुकूमतें भी आके सही कर पाएंगी। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? ये फिर जी नहीं, मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए कि जो निगरान हुकूमत है उसका वाहिद काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन करवाना है। ये इलेक्शन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये सारा जो काम है, चलें ये एक बात मान लेते हैं कि जी डॉलर जो है वो नीचे आया है। तो फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये डॉलर स्टेट बैंक तो नीचे नहीं लेके आया। फैसल वाडा साहब जिन्होंने कि बंदयाल साहब का जो आज का डिसीजन है उसकी भी प्रेडिक्शन की थी और वो बड़े खुश थे इस पे। लेकिन हामिद मीर साहब आप ये कह तो रहे हैं कि इलेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी नैरेटिव है कि इलेक्शन इस वक्त सूट नहीं करता, क्योंकि अगर नवंबर में इलेक्शन हो गया या इवन जनवरी के एंड में, फरवरी के शुरू में भी इलेक्शन हो गया तो इस बात का खदशा मौजूद है कि दोबारा PTI जीत सकती है। तो आप समझते हैं कि ये इस वजह से भी ताखीर हो रही है इलेक्शन में? देखें, मैं हूं एक सहाफ़ी और मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो मेरे जैसे सहाफ़ी के खिलाफ ही होती है। तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो तो मेरे साथ जो उन्होंने किया वो आपको पता है। लेकिन मैं इस चीज़ से घबराता नहीं हूं कि जनाब अगर इलेक्शन हो गया तो वो जीत गए तो वो हुकूमत में आ जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ तो यही कुछ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कर चुकी है, मेरे साथ यही कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कर चुकी है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो फिर जो मेरा प्रॉब्लम है किसी पार्टी के साथ, या जो जाती मेरा पसंद या नापसंद है, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, उसका मुझे ख्याल नहीं करना चाहिए। मुझे कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि अगर इलेक्शन टाइम पे होता है तो तहरीक इंसाफ जीतती है, मुस्लिम लीग नून जीतती है, कोई तीसरी पार्टी जीत जाती है तो जीते, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर लोग फैसला करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये जो हमारे जो कुछ डिसीजन मेकर्स है ना, उन्होंने अपनी एक अना का मसला बनाया हुआ है कि जनाब अगर हमने जल्दी इलेक्शन करवा दिया तो कहीं तहरीक इंसाफ ना जीत जाए, और अगर वो जीत गई तो फिर क्या होगा। भाई पहले भी तो वो जीत के आए थे ना, या आप उनको लेके आए थे, तो आए थे ना वो, तो क्या कर लिया उन्होंने, केस बना लिए थे ना, पाबंदियां लगा दी थी मेरे जैसे बंदे पे, तो दोबारा लगा दे। लेकिन ये तो होगा ना कि पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलता रहेगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर हुकूमत खत्म होगी, फिर इलेक्शन होगा। तो एक प्रोसेस जो है वो अगर कंटिन्यू रहे तो उससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, मेच्योरिटी आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि अगर इलेक्शन हो गया और तहरीक इंसाफ जीत गई या मुस्लिम लीग नून जीत गई तो फिर इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और आप उसको डिले करते जाएंगे, इसका मतलब है आप कमजोर और बुज़दिल लोग हैं
और आप हकीकत से भाग रहे हैं, आप अपने सियासी मुखालिफ का मुकाबला खुले मैदान में करें ना। अगर उनको वोट मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? आपको ये सोचना चाहिए कि आपको वोट क्यों नहीं मिल रहे। तो आप भाग रहे हैं, आप इदारों को और के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। इसलिए इस वजह से इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए कि एक पार्टी जीत जाएगी और मेरी पार्टी नहीं जीतेगी। इसका मतलब है कि फिर पीटीआई का फ्यूचर क्या है हामिद मीर साहब? अब आप पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बड़ा सख्ती होने वाली है वगैरह, लेकिन अब तो जेल में भी हैं, नाअहल भी हो चुके, अभी फर्दर कुछ बाकी है या कुछ आपको लगता है कि कहीं कहीं सेटलमेंट का भी इम्कान है? बहुत सारे लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा है। तो आपको लगता है कि कोई बातचीत उधर भी हो सकती है, कोई सेटलमेंट उधर भी हो सकती है? ये जो है ना, एक कबायली जंग है। पाकिस्तान में हमेशा ये कबायली जंग बन जाती है। आप देखें 2018 में नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था एक कबायली जंग है। तो ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो जो रवायत है वो हमारी यही है कि जिस पार्टी को हुकूमत से निकाला जाता है वो फिर इलेक्शन में दोबारा वापस नहीं आती। हाँ, उससे अगले इलेक्शन में शायद वापस आ जाए। तो फिलहाल तो मुझे कोई फौरी तौर पे इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अगर उनकी पार्टी पर पाबंदी ना लगी और तहरीके इंसाफ का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे अगर मौजूद रहा तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने अदालतों के ज़रिए इमरान खान को नाअहल करार दिलवा दिया और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी, बैलेट पेपर से बल्ला गायब कर दिया, तो फिर शायद इनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगी, क्योंकि पब्लिक में जाए ना तो पब्लिक की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ पे हालात जो हैं वो इन लोगों के लिए काफ़ी मुझे मुश्किल नज़र आते हैं। तो ये लोग ठीक है, ये सिक्योरिटी के बगैर पब्लिक में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी मर्जी का जो इलेक्शन है उसको मैनेज तो कर लेंगे फॉर वन टाइम ओनली। वो मुझे लगता है कि एक दफ़ा के लिए ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन मीर साहब, अगर ये एक दफ़ा के लिए मैनेज कर भी लें तो ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा? मैनेज करने के बाद भी क्या ये अपना पूरा टेन्योर गुजार सकेंगे? वाह 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 वाह, इमरान साहब क्या अच्छा सवाल किया है आपने। आपका सवाल सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो सब कुछ आपको बता दूं जो इस वक्त मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपका भी बड़ा ख्याल है कि ये इलेक्शन जब भी कराएंगे, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। जिस तरह ये समझ रहे हैं ना कि वो जनाब नून लीग जो है वो स्वीप कर जाएगी और इधर भी जीत जाएगी और परवेज खटक साहब केपीके में जीत जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है वो भी बहुत से इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के पता नहीं क्या कर देगी। और अब तो इन्होंने सिंध में भी एक अलायंस बना दिया ना, JUI का, MQM का, GDA का। तो आप याद करें 2018 में भी ये सब कुछ हुआ था। इसके बावजूद इमरान खान साहब तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद वो सिंपल मेजोरिटी नहीं हासिल कर सके थे। उसके बाद फिर जोर लगाया, हमारे जो खुफिया हाथ हैं उन्होंने जोर लगाया और पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आए और फिर पंजाब में हुकूमत बनी पहले और फिर मरकज में बनी। तो ये जो 2024 में इलेक्शन होगा इसमें भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी और उसके बाद जब इनकी ये अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी जिस तरह PTI की हुकूमत इंस्टॉल की गई थी 2018 में। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, आज आप कभी मेरा क्लिप इस्तेमाल करेंगे। ये जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, इस हुकूमत को लाने वालों के साथ इनकी वैसे ही लड़ाई होगी जैसे 2018 की हुकूमत और लाने वालों के दरमियान हुई थी। और वो लड़ाई जरा देर से हुई थी। उस लड़ाई का आगाज जो है वो 3-3.5 साल के बाद शुरू हुआ था। ये जो हुकूमत आएगी इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात है और वो वजूहात की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार ये जरूरी है कि पहले आप एक इलेक्शन मैनेज करें, उसमें रिगिंग करें, अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, फिर उसके बाद आप उससे लड़ना शुरू कर दें और कहें जी ये गद्दार थे जिनको हम लेके आए थे। आप ही लेके आए थे और वो गद्दार भी आप ही ने बना दिए। तो ये जिनको ला रहे हैं ना, जिनको लाना चाहते हैं, ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दो, जो भी जीतता है उसको जीतने दो। और मुझे पता है कि अगर तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिल गई और हुकूमत में आ गए तो उन्होंने करना वही है जो उन्होंने पहले किया था। लेकिन जो भी होगा वो एक यानी कि ये तो नहीं ना होगा कि जनाब धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया। तो वो लड़ाई उनके साथ जो होगी
वो लड़ाई सियासी लड़ाई होगी, ये वाली लड़ाई नहीं होगी कि वो DGISI को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, वो एक बंदे को इधर से उधर पोस्ट कर दिया तो उस पर लड़ाई होगी, इस पे लड़ाई नहीं होगी। इसलिए कोई फायदा नहीं होना। ये हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जो इलेक्शन को मैनेज करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन को, और जिनको वो लाना चाहते हैं, इन सब की लड़ाई होनी है लाने वालों के साथ। ये मेरी बात याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मीर साहब, मीर साहब, आज बिलावल भुट्टो ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 2013 में पहले पंजाब से उन्हें फारिग किया गया और फिर 2018 में जो हुआ, जिस तरह से जिस पार्टी ने यानी नून लीग ने उन्हें पहले फारिग किया था पंजाब से, तो अब पंजाब में वो भी पछता रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्यों एकदम से नाराज इस्टेब्लिशमेंट से भी नजर आते हैं? ये अब बड़ी लंबी गुफ्तगू है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इसलिए नाराज़ हैं कि उनको ये कहा गया था या उनके साथ किसी ने वादा किया था कि उनकी सिर्फ सिंध में हुकूमत नहीं आएगी, उनको बलूचिस्तान में भी हुकूमत मिलेगी। तो जिन लोगों को उनसे मिलवाया गया और जिन लोगों ने उनसे वादा किया, सवेद साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, कि जी वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, मैंने खुद उन सब लोगों से मैंने कंफर्म किया। जब उनको कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में जाना है, तो जाहिर बात है हमारे बलूचिस्तान के बहुत से सियासतदान हमारे पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया जी कि हमें ऑर्डर आ गया है, पीपल्स पार्टी में चले जाओ। तो उनकी मेल मुलाकातें शुरू हो गई। मैंने उनसे कहा, यार ये क्या है, आप लोग किस किस्म के सियासतदान हैं कि 2018 में आप सब ने नून लीग को छोड़ा और आपने BAP बना ली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब आपको ऑर्डर आया तो आप सारे छोड़ छाड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कल को एक और ऑर्डर आएगा आप किसी और पार्टी में चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी हमने अपनी पार्टी का एक इजलास बुलाया तो हमने यही बात आपस में भी डिस्कस किया कि यार ये हम किस तरह के लोग हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं वो अब हमारे साथ ये बातें करते हैं जो आपने हमारे साथ बंद कमरे में बात की है। एक सेनेटर साहब ने कहा, हामिद मीर साहब मेरा बेटा जो है वो 14 साल का है, उसने मेरे साथ एग्जैक्टली यही बात किया जो आपने की है। तो मैंने कहा फिर आप सोचे ना अपने बारे में कि बलूचिस्तान के लोगों के बारे में तो ये कहा जाता है कि बड़े बासूल लोग होते हैं, बड़े बहादुर लोग होते हैं, तो आपको इधर से कॉल आती है तो आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद जो है वो सेनेटर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया, उन्होंने कहा जी नवा ऑर्डर आ गया है। मैंने कहा वो क्या है? वो कहते हैं अब ऑर्डर है नून लीग में चले जाओ। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर हुआ? उन्होंने कहा जी बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जी पीपल्स पार्टी और हमें ऑर्डर देने वालों में। तो पता किया हमने कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो बबांगे दोहल उन्होंने कहना शुरू कर दिया था जी कि हमारा जो वादा था नून लीग के साथ वो ये था कि 2022 में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 2023 में या 24 में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वो ये लड़ाई होगी। उन्होंने कहा जी जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो पार्टी अपना वजीर आजम ले आए। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये कहना कि 2013 में हमें पंजाब से निकाल दिया और 2018 में भी यही हुआ था, 2018 में जो कुछ भी हुआ वो किसने किया था? किया था ना। तो जब तो आपने 2018 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इसी पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी, और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस एक्सटेंशन पे तनकीद करता था, पब्लिकली भी, कॉलम में भी और अपने टीवी शोज में भी मैं तनकीद करता था, तो ये पीपल्स पार्टी वाले दोस्त मुझे कहते थे यार तुम कब तक इस तरह के स्टैंड लेते रहोगे। मैं इनको कहता था तुम लोग एक दिन पछताओगे, ये बंदा जो है तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम खुद एक दिन इस बंदे पे के बारे में वही कहोगे जो मैं कहता हूँ। तो बिलावल साहब जो है वो ठीक है, उनको अपनी राय के इजहार का हक हासिल है, लेकिन वो जरा सोच लिया करें कि जब वो 2018 में होने वाली ज्यादती का जिक्र करते हैं तो ज्यादती करने वाले को तो इज्जत उन्होंने खुद दी अपने हाथ से। सिर्फ एक आदमी था पार्लियामेंट में, मुझे याद है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जिसने उस एक्सटेंशन की मुखालफत की थी। सफर जारी है और हम यही देख रहे हैं कि कोई भी तारीख से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। हामिद मीर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जो खास तौर पर कुछ अदालती मामलात हैं आगे उनके हवाले से बारीक बीनी से जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी तफसीली हमने बात की हामिद मीर साहब से और उनकी राय भी जानी और कुछ हालात से वाकफियत हासिल करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। लेकिन अब ज़रा इमरान साहब से मैं ज़रूर ओवरऑल उनकी सारे तज्ज़िये पर कमेंट लूँगी। इमरान साहब, जो फ़ैसला आया है उसके बाद जो एक तासुर उभर रहा है कि शायद मियाँ साहब फिर से उनकी वापसी कहीं पेंडिंग ना हो जाए और डिले ना हो जाए, इस पर आपकी क्या राय है? और आपको भी ये नज़र आ रहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जिस तरह के अहम नौयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उनके ऊपर क्या चैलेंजेस हैं? देखिए समीना, बात सीधी सी है। अगर आप ये देखें तो ये जैसे मीर साहब भी कह रहे थे कि ये तो एक्सपेक्टेड था फैसला, और जैसे हम पहले भी जिक्र करते रहे, पिछले हफ्ते भी हमने कहा कि शायद जो है ये कहा जा रहा था ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से भी, इवन वो कुछ वकला भी ये बात कर रहे थे कि जाते जाते जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ज़रूर एक ऐसा फ़ैसला देंगे कि तारीख़ में वो समझते हैं कि जिससे उनका नाम लिखा जाए। लेकिन मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि उमर अताब बंदयाल साहब पे उतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि ये तो जाने वाले हैं, ये ना भी देते तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता। असल में प्रेशर या दबाव है ही आने वाले चीफ जस्टिस पे। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं, उनके बारे में अब जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है वो ये है कि वो बड़े बासूल हैं और वो बड़े जो हैं अपराइट हैं, बहुत ज़्यादा वो डट के नौकरी करने वाले हैं, डट के फैसला करने वाले हैं, मौक़िफ़ रखने वाले हैं, किसी के आगे झुकने वाले नहीं, किसी से दबने वाले नहीं। अब फैजाबाद धरना केस का फैसला देके उन्होंने एक तरह से वो एक ट्रेलर दिखा भी दिया ऐसे उन्होंने वो दे। अब मामला ये है कि इस सारे मामले में जिन डिसीजन मेकर्स की बार बार बात होती है, क्या उनको ये सूट करेगा या वो इस चीज़ को कबूल करेंगे कि एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठे हों जो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे फैसले करें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे फैसले समीना इस तरह के होते हैं कि जो मेरिट के पे फैसले नहीं होते बल्कि सियासी फैसले होते हैं। वो मुकदमात भी सियासी होते हैं, उनके फैसले भी सियासी होते हैं। अगर सियासत की बिना पे नवाज शरीफ पे मुकदमा बनाया जाए कि इसको नाअहल ही करना है तो उसका फैसला भी सियासी होगा। अगर सियासत की बिना पे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ को मुकदमा बनाया जाए कि इसको भी नाअहल ही करना है, इसको तोड़ना ही लगाना है, तो उसका फैसला भी सियासी ही होगा। अगर बुनियाद ही किसी मुकदमे की ऐसी है तो उस पर जज फैसला किस तरह से गैर सियासी दे सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक इम्तहान होगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो आला तरीन अदलिया है उसके लिए भी एक फ़ैसला साज वक्त होगा कि वो भी अपनी एक सिमत मुतय्यन करेंगे कि आइंदा उन्होंने किस तरफ को जाना है। ठीक, तो प्रेशर लग रहा है। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं किस अक्टूबर को फाइनल? देखें, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून जो है वो यही शादियाने बजा रही है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन क्या आज का जो फैसला आया है इसके बाद वो क्या सोचते हैं? और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक मियाँ साहब को इस बात का पक्का यकीन ना हो गया कि अब इलेक्शन होंगे, वो शायद ना आए। अब 21 अक्टूबर का मामला जो है, मुस्लिम लीग नून ने पहली दफ़ा इतना जो है वो क्लियर कट ये ना सिर्फ तारीख का ऐलान किया बल्कि ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, और फिर मियाँ नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा खुद इस बात का इकरार किया है कि जी वो आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे बज़ाहिर तो लगता है कि मियाँ साहब अब आने के मूड में हैं, लेकिन क्या, और अगर अब वो तारीख से पीछे हटते हैं तो फिर और ज़्यादा एक गलत सा इम्प्रेशन जाएगा कि पता नहीं इस फैसले के आने के बाद वो फिर से अपनी तारीख पर नजर सानी करने बैठ गए। तो इससे तो इमरान साहब और उनके लिए मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे भी नुकसान की बात नहीं होगी। अच्छा समीना, इसमें बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तानी सियासत में जो है ना मौक़िफ़ से हटना जो है ना, वो कहते हैं झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। तो ये पाकिस्तानी सियासतदान इन चीज़ों को ना मैं नहीं समझता कि अहमियत इतनी देते हैं। वो 100 बहाने तराश लिए जाते हैं, जो चीज़ें निकल आती हैं उस पर नहीं। असल चीज़ ये डिपेंड इसी पे करता है, मियाँ साहब की वापसी इस बात का तयन करेगी कि आपके इलेक्शन कब होने। ठीक बात। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की, मीर साहब से भी आप सवाल कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी एकदम काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रही है, और बिलावल साहब ने जो आज बात की है वो सारी गुफ्तगू भी इंटरेस्टिंग है, बल्कि मैं आपको सुनवा भी देती हूँ कि कुछ पीछे की उनकी यादें भी हैं हमारे पास कि जब वो क्या बात करते थे और अब वो किस तरह तलखी आ गई उनके लहजे में, ये भी है। ज़रा सुन लेते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कुछ कहा हुआ है।
और मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। और ये सवाल तो मियां साहब से कभी नहीं किया जाता कि इसलिए कि आपने एक दिन से ज्यादा रात नहीं गुजारा कराची में, इसका मतलब है कि आपका दिलचस्पी सिंध में नहीं है। तो वो टूट गई तिड़क करके वाली सूरत हाल है इमरान नहीं साहब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ना टूटी है ना जुड़ी है। जैसे मीर साहब कह रहे थे ना कि इनकी दोस्तियां और दुश्मनियां वक्ती होती हैं, ये मामला सिर्फ इतना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लें कि एक सिर्फ और सिर्फ याद दहानी थी कि हम भी पड़े हैं राहों में। सजना महफिल वो भी अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड का झंडा लेके आ गए हैं। सजना महफिल ऐसा तेरे लिए सजाई है। असल में तो ये कह रहे थे कि जनाब हम आपकी हर बात मानते हैं, हमने आपके जो हर चीज़ पे लब्बैक कहा है, तो आप भी ये देखें कि सिर्फ उन दोनों को आप मेन स्ट्रीम प्लेयर ना समझें, आप हमें भी समझें, तो हम भी आपकी उस तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। आपने अगर पंजाब में हमें मौका दे के देखें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑन ग्राउंड इस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितनी भी मिन्नतें तरले कर लें या अपनी एफिशिएंसी दिखा लें, ऑन ग्राउंड पंजाब में उनके पास है कुछ नहीं। तो इस लिहाजा ये जो चीज़ है कि पंजाब में उन पे कोई हाथ भी रख दे तो क्या कितनी सीटें उनको दिला दे। लेकिन अगेन वही बात है ना इमरान साहब, हर कोई अपनी अपनी मर्जी की लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहा है। नून लीग का अपने मुतालबात है, अब ये भी शिकायत कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और पीटीआई तो कह भी रही है कि जी उनको तो बाकायदा इंतकाम का निशाना बना के आउट किया जा रहा है सारे सियासी खेल से। तो अब आपके नज़दीक इस टाइप के माहौल में आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए, जिसमें कोई मुतमईन नज़र नहीं आ रही सियासी जमात। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे बज़ाहिर अभी तक इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हामिद मीर साहब ने बात की है कि IMF के साथ आपने जो 9 महीने की डील की है, अब दो चीज़ें हैं, या तो जो ये शुनीद है कि पाकिस्तान में 75 या 100 अरब डॉलर आ रहा है, अगर तो वो पैसे आ जाते हैं और वो यहाँ पे जो हर तरफ जो ना मामला बेहतर हो जाते हैं, तो फिर तो इलेक्शन ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। IMF आपसे नाराज़ भी हो जाए तो आपको पता है कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, यहाँ रेल पेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे भी नहीं आते, कोई आपको मुंह भी नहीं लगाता, कोई आपको ये आके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, तो फिर आपके पास कोई और हल है नहीं। मामला ये है कि इस तरह से आप फंस गए हैं सारे मामलात में कि आपको समहाउ चाहते हुए या ना चाहते हुए इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, क्योंकि अवाम की जो पल्स है वो यही है। लोग अब एक आम आदमी, सड़क पे जाता आदमी, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता आदमी या स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी का, आप उससे जब बात करते हैं तो उसका कहना है और मानना यही है कि इलेक्शन होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे ही मैशत ठीक होगी। ठीक, लेकिन इमरान साहब जो मैंने सवाल अभी मीर साहब से भी किया कि कुछ बात हो रही है कि पसे पर्दा फिर से कोशिश हो रही है कशीदगी ख़त्म हो, कोई आपस में सेटलमेंट हो जिसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि इस तरह के माहौल में तो कोई इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है। तो ये ख़बरें मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी उनकी कुछ इस सिलसिले में कलीदी किरदार है, उनका भी वो कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वो कोई इसमें मफाहमत कराने में किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हर दौर में ऐसा ही किरदार अदा किया, वो हर दौर में इसी तरह से जो है ना किरदार अदा करते रहे। लेकिन इस वक्त जो है ना जो मामलात हैं जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फौरी तौर पे चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई बड़ा रिलीफ वो करवा सकें। इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये बात किस तरह की है, किन ग्राउंड्स पे की है, किससे उनकी मुलाकात हुई है, ये तो वो वही जानते हैं, उनके अलावा तो नहीं कोई जानता। लेकिन मुझे ज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को मुस्तकबिल करीब में इस तरह की ब्रेक थ्रू मुश्किल है। लास्टली जी, जमहूरियत का आलमी दिन है इमरान साहब, और जमहूरियत के आलमी दिन पर भी आज हम अभी तक ये सोच में पड़े हुए हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। तो पाकिस्तान में क्या कभी मजबूत जमहूरियत आ सकेगी या ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगी? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर फरमाते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो मुझे तो लगता है कि हमारे सियासतदान और फैसला साज मिल के ऐसा इंतकाम आवाम से लेना चाहते हैं कि आवाम जो हैं वो तोबा तोबा कर उठें। और अब तो शायद महंगाई ने तोबा तोबा करा दी है,
लेकिन हमें ये ज़रूर सोच और अप्रोच रखनी चाहिए कि अगर हम नहीं भी देख सके तो हमारे बच्चे और आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता भी देखेंगे और इसको पनपता हुआ भी देखेंगे। बिल्कुल जी, मुल्की मसाइल का इसी बात में है कि आइन के तहत ही मुल्क को चलाया जाए, यही एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है और जो बेसिक रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो सब तय कर लें और फिर उसके बाद छेड़छाड़ ना करें उसके साथ। उसके अलावा जितनी मर्ज़ी आपस में मुखालफत भी करें और सियासत भी करें, लेकिन जब तक बुनियादी रूल्स के साथ हम छेड़छाड़ बंद नहीं करेंगे, मुल्क की भी चूल्हें इसी तरह हिली हुई हमें नज़र आएंगी और हम बार बार नाजुक मोड़ से ही गुजरते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पर समेटते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।